अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हम लोग शॉर्ट लेक्चर्स कर रहे हैं। तो सेकेंड लेक्चर के एंड पे जो है ना, वो मेरे पास जो हैंडआउट्स थे उसमें ये चीज़ नहीं थी, लॉज ऑफ लॉजिक, तो इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये जो अपडेटेड हैंडआउट्स हैं ना, वहाँ पे ये आपको मिलेंगे और ये छोड़े भी नहीं जा सकते थे क्योंकि इनमें से अक्सर MCQs बन के आते हैं, आपके जो क्विज़ आएंगे उनमें भी और पेपर के अंदर भी। ठीक है, तो ये समझ लें कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। अच्छा, MCQ किस तरह से आते हैं कि जैसे इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड दी होगी तो पूछा जाएगा कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये पूरा लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा लॉ है, या ये लिखा हो कि एसोसिएटिव लॉ और उसके नीचे ऑप्शंस हो तो उनमें से आपने बताना होगा कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इस तरह के MCQs आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव आप लोगों ने पहले भी छोटी क्लासेस में हम जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ते थे सेट्स की, तो उनमें पढ़ते थे कि जैसे A यूनियन B लें तो वो B यूनियन A के इक्वल होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी है कि आप P और Q का एंड लें या Q एंड P का एंड लें, तरतीब चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों का आंसर सेम ही आता है। इसी तरह से P और Q लें या Q और P लें, उससे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि आपके पास तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, P एंड Q एंड R, और इधर भी तीन चीज़ें हैं, P एंड Q एंड R, और इधर पहले दो स्टेटमेंट्स के साथ ब्रैकेट लगा दी P और Q के साथ, और यहाँ पे आखिरी दो स्टेटमेंट्स के साथ ब्रैकेट लगा दी Q और R के साथ। तो दोनों सूरतों में आंसर सेम होगा। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर R के साथ एंड लें, और पहले इधर ब्रैकेट को सॉल्व करके P के साथ एंड लें, आंसर सेम ही आएगा। सेम गोज़ फॉर और कि P और Q और R लिखें, इधर भी P और Q और R लिखें, इधर पहले P और Q के साथ ब्रैकेट लगा दें, यहाँ पे Q और R के साथ ब्रैकेट लगा दें। थर्ड हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि आप P एंड Q और R, यानी अगर बाहर यहाँ पे एंड है ना तो अंदर और आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे बाहर और है तो अंदर एंड आएगा। और इसमें क्या होता है कि ये जो P एंड है ये Q के साथ अलग हो जाएगा, ये देखें P एंड Q। ठीक है, और ये जो दरमियान में ये वाला और था ना, वो और दरमियान में आता है, और ये जो P एंड है ये R के साथ अलग हो जाएगा। यानी इस P एंड को Q के साथ अलग कर दें, R के साथ अलग कर दें, दरमियान में ये वाला सिंबल आ जाएगा, ये यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से P और Q एंड R है तो P और को हम Q के साथ अलग कर लेते हैं, P और को हम R के साथ अलग कर लेते हैं, दरमियान में ये जो एंड था वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के अंदर क्या होगा, ये हमने पीछे भी मैंने मेरे ख्याल से करवाया था आपको, कि P और T से मुराद यहाँ पे टोटोलॉजी है जिसके सारे आंसर्स ट्रू होते हैं। P एंड T लें तो आंसर P आता है, P और C लें, C से मुराद यहाँ पे क्या है कि जिसके सारे आंसर्स फॉल्स होंगे, तो आपके पास P ही आंसर आता है। इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेशन लॉ। P का आप और लें नेगेशन P के साथ तो टोटोलॉजी मिलेगी आपको, और P का एंड लें आप नेगेशन P के साथ तो सारे आंसर्स फॉल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, डबल नेगेशन लॉ भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आप नेगेशन P लिखें और उसका अगेन नेगेशन ले लें तो P ही वापस मिल जाएगा आपको। इंडेपेंडेंट लॉ किसे कहते हैं कि P का एंड लें P के साथ या P का और लें P के साथ, दोनों सूरतों में आपको P ही वापस मिलेगा। और नेक्स्ट आ जाते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि P एंड Q का आप नेगेशन लेते हैं और जब दोनों का नेगेशन अलग अलग करते हैं तो एंड और में कन्वर्ट हो जाता है और एंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल बाउंड लॉज। इसके अंदर क्या होगा कि P का जब आप और लेंगे टोटोलॉजी के साथ तो वो क्या आता है, टोटोलॉजी ही आती है। ठीक है, ये फ़र्क याद रखना है। P का यहाँ पे ऊपर हमारे पास एंड था टोटोलॉजी के साथ तो P आया था, और जब और है टोटोलॉजी के साथ तो वो T ही आएगा वापस। ठीक है, इसी तरह से P का और जब C से लिया था तो वो P आया था, लेकिन जब P का एंड हम C से लेंगे तो वो C आएगा। ये चीज़ें अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आप लोग टेबल बना के भी इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में एक छोटा सा टेबल बना के दिखाया भी था ना, इसका डबल नेगेशन का भी बना के दिखाया था और मेरे ख्याल से मैंने इसका भी बना के दिखाया था। तो उस तरह से आप इसका टेबल बना के भी MCQ आता है, या अगर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ रही है आपको तो आप फ़ौरन से और आप जल्दी से टेबल बना के तो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एब्जॉर्प्शन लॉज। एब्जॉर्प्शन लॉ के अंदर नाम से पता चल रहा है कि एब्जॉर्ब हो जाएंगी वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़ एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे देखें P का और ले रहे हैं P एंड Q के साथ, और P का एंड ले रहे हैं P और Q के साथ, यानी अगर बाहर और है तो अंदर एंड आएगा, और अगर बाहर एंड है तो अंदर और आएगा। दोनों सूरतों में आंसर P आ रहा है, यानी सिर्फ ये P आंसर आ जाएगा, ये जो शुरू में आपको दिया हुआ है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब हो गई हैं। नेगेशन ऑफ T एंड C, टोटोलॉजी का नेगेशन लेंगे तो सारे आंसर्स फॉल्स हो जाएंगे, यानी C आ जाएगा, और C के नेगेशन लेंगे तो सारे आंसर्स आपके ट्रू हो जाएंगे, यानी वो टोटोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 का थोड़ा सा हमारा रह गया था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे लेक्चर नंबर 3 जो है वो चलते हैं हैंडआउट्स पे, और फिर वहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ।
जी तो जनाब, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 3 आ जाता है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है कि हमने जो पीछे लॉज ऑफ लॉजिक्स पढ़े हैं उन्हीं को हमने अप्लाई करना है। यानी इस तरह का भी कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में तो खैर ये नहीं आता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपने लॉज ऑफ लॉजिक यूज़ करने हैं और जो भी स्टेटमेंट दी हुई है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है पी और फिर ये ब्रैकेट के अंदर नेगेशन इनटू फिर नेगेशन पी एंड क्यू और फिर ये ब्रैकेट क्लोज है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉजिक। ठीक है, तो देखें जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो पी और है इसको फ़िलहाल आप ऐसे ही रहने दें और ब्रैकेट के अंदर हम जो है पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब ये नेगेशन जब ओपन होगा, हमने डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि जब आप नेगेशन ओपन करते हैं तो ये नेगेशन क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट्स के साथ अलग अलग आ जाएगा और ये जो दरमियान में एंड का है ऑपरेटर, ये कन्वर्ट होके और में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस नेगेशन को पहले नेगेशन पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड को आप और में कन्वर्ट कर देंगे और इस नेगेशन को आप क्यू के साथ भी लिख देंगे। ठीक है, और लॉज ऑफ लॉजिक में आपने जब कोई स्टेप करना होता है ना, तो हर स्टेप के साथ आपने रीज़न देनी है, रेफरेंस देना है कि आपने ये क्यों किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जनाब देखें, जब 2 दफ़ा नेगेशन आता है तो हम क्या करते हैं, उसको नेगेशन को ख़त्म कर देते हैं। यानी नॉट का अगेन नॉट लेंगे तो पी ही वापस आएगा ना। ये हमने पीछे पढ़ा था कि नेगेशन इनटू नेगेशन पी इक्वल होता है पी, सेकेंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो ये यहाँ पे पी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, डबल नेगेशन लॉ यूज़ किया है, डबल नेगेशन लॉ। ठीक है जी, उसके बाद अब यहाँ पे ब्रैकेट्स जो हैं वो एंड वाले 2 स्टेटमेंट्स के साथ हैं। आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यहाँ पहले 2 के साथ, यानी पी और पी के साथ और क्यू को ब्रैकेट से बाहर निकाल दें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी। तो पी और नेगेशन क्यू। ठीक है, ब्रैकेट्स मैंने हटा दी हैं। पहले ये पी एंड वाले पी और क्यू के साथ थी, अब आप स्टार्ट वाले पी और पी के साथ अगर इसको ब्रैकेट लगा दें तो ये हमने जब ब्रैकेट शिफ्ट किया है तो यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तो उसके बाद अब पी और पी, ये हमने पीछे इंडेम्पोटेंट लॉ पढ़ा था कि जब पी और पी का हम और लेते हैं तो वो क्या आंसर आता है, पी ही आंसर आता है। ठीक है, तो पी और पी का आंसर पी आ गया। ये जो साथ में ये और है और नेगेशन क्यू है, ये एज इट इज़। अब यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग इंडेम्पोटेंट लॉ, इंडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है जी, तो ये हमने इस गिवन स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर आपको पेपर में आ जाता है तो बहुत सारे बच्चों को ये स्टेप्स तो आ जाते हैं सॉल्व करना, लेकिन ये याद नहीं रहता। ठीक है, तो आप अगर इसको बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के आइएगा, ये आता है तो कम से कम ये तो करके आए ना, हो सकता है आधे मार्क्स आपको मिल जाएं। ठीक है, अगर ये आप लोग नहीं भी लिख रहे हैं वहाँ पे तो ये वर्किंग लाजमी करके आए, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ये खैर थोड़ा सा अगर आप लोगों को, वैसे जिनका रट्टा अच्छा है, याद रखना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं, नेगेशन इनटू नेगेशन पी एंड क्यू। इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, इस स्टेटमेंट में हमने क्या करना है कि हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करना है और आंसर आपका पी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी जो है ना मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी आपकी, मैं सुबह सुबह उठ के बना रही हूँ वीडियो फजर के बाद, तो मैंने मैथ की सीरीज़ शुरू तो कर ली है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको कंप्लीट भी करूँ, लेकिन आप लोग दुआ करेंगे मुझे टाइम मिलता रहे, क्योंकि पूरे दिन में टाइम नहीं निकल पा रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है। सुबह स्कूल है, फिर कॉलेज पढ़ाना, फिर उसके बाद एकेडमी अपनी, और उसके बाद फिर वीयू की क्लासेस लेने जाना पढ़ाने शाम को, तो थोड़ा सा टफ़ हो रहा है टाइम निकालना, लेकिन आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह निकल आएगा। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो नेगेशन है ना, इसको अंदर ओपन करना है। ठीक है, तो वही डी मॉर्गन्स लॉ जो हम यूज़ करते हैं, नेगेशन को पहले हमने इस नेगेशन पी के साथ अलग कर लेना है। ये जो एंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा और के अंदर, और नेगेशन को हमने क्यू के साथ अलग कर लेना है। ये हमने पहली ब्रैकेट जो है वो सॉल्व कर ली। अब ये जो एंड है वो एज इट इज़, और इसके साथ कोई नेगेशन कोई कुछ नहीं है, तो इसको हमने फ़िलहाल वैसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया है। ठीक है, अब देखें डबल नेगेशन आ गया ना फिर से, तो ये p बन जाएगा नेगेशन इनटू नेगेशन p और नेगेशन q एंड p और q। तो देखें अब हमने यहाँ पे डबल नेगेशन प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो आप साथ में
मेंशन कर दें, डबल नेगेशन लॉ, ठीक है, वो हो गया। अब देखें आपके हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था कि देखिए दोनों में सेम चीज़ आ रही है ना, पी और दोनों ब्रैकेट्स में, तो आप ये पी और एक दफ़ा लिख लें और पीछे जो बाकी बचता है ना ये नेगेशन क्यू एंड और ये वाला क्यू उसको एक ब्रैकेट में रहने दें, ठीक है। जो सेम चीज़ पी और आ रही थी वो हमने बाहर निकाल ली और जो अंदर बची थी चीज़ें वो हमने लिख ली। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। हमने पीछे जो पढ़ा था वो इस तरह से था ना, यानी ये फॉर्म होती थी, हम उसको ओपन करते थे कि पी और पहले के साथ अलग आ जाएगा, दरमियान में एंड एज इट इज़ और इसको हम क्यू के साथ अलग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने ओपन फॉर्म में था उसको आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। उसके बाद अब आप देखें पी और को एज इट इज़ रहने दें, नेगेशन क्यू एंड क्यू को जब आप सॉल्व करते हैं ट्रुथ टेबल बना के, हमने ये पीछे प्रॉपर्टी भी पढ़ी है जिसे हमने नेगेशन लॉ कहा था, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो क्यू ये सी के इक्वल आ जाता है, यानी ये क्या बन जाता है, ये सारे आंसर्स फॉल्स देता है आपको, ठीक है, नेगेशन क्यू एंड क्यू। तो यहाँ पे ये सी आ जाता है और हम मेंशन कर देते हैं कि यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, नेगेशन लॉ यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद पी और सी, यानी आप पी का सी के साथ और लें और एक और हमने पढ़ा था कि पी का टी के साथ एंड लें, तो दोनों सूरतों में आपका आंसर पी ही आता है। ये हमने आइडेंटिटी लॉ के अंदर पढ़ा था, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो ये हमारी जो दूसरी साइड थी, राइट हैंड साइड, वो हमारे पास आ गई है पी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी स्टेटमेंट दी होगी तो आपने उस पर लॉज लगाते जाना है और उसको सिंप्लीफाई करते जाना है, ठीक है जी। थोड़ा सा ये टफ़ लगेगा आपको, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है पेपर के लिए, तो अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लें तो ठीक है, नहीं भी करें तो कोई इतना ख़ास मसला नहीं है, लेकिन मतलब पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, कि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन इन केस आ जाता है उसमें फिर आप इसको कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बड़ा आसान सा आपका लेक्चर है, यहाँ तक थोड़ा सा आपको मुझे पता है मुश्किल हुई होगी। सिंप्लीफाइंग अ स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कैसे करना है कि आपको देखें दिया हुआ है एक सेंटेंस, यू विल गेट एन ए इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सन शाइन्स, और यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट रेन्स। अब यहाँ पे आपको कितनी स्टेटमेंट्स दी हैं, 3 स्टेटमेंट्स दी हैं। एक ये कि अगर आप एक ग्रेड हासिल करेंगे अगर आप मेहनत करते हैं, ये पहली स्टेटमेंट हो गई। सन शाइन करता है, ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई। हार्ड वर्किंग वाली दोबारा रिपीट हो रही है तो इसको हम दोबारा कोई नया नाम नहीं देंगे, ये वही रहेगी। और इट रेन्स, ये तीसरी स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिख ली यू आर हार्ड वर्किंग, सेकेंड हमने लिख ली द सन शाइन्स एंड थर्ड हमने लिख ली इट रेन्स। अब इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखें ये वाली जो है इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, ये पी है ना, दरमियान में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, ठीक है। एंड द सन शाइन्स, ये क्या है, क्यू है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट हो गई है और यहाँ पे कॉमा है तो ये हमने पहली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दी। उसके बाद क्या है, और के बाद फिर 2 स्टेटमेंट्स आ रही हैं ना, तो फिर हमने ब्रैकेट लगा देनी है, यू आर हार्ड वर्किंग यानी पी एंड इट रेन्स यानी आर, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है। इसी को वो कहते हैं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करें तो देखें पी एंड और पी एंड दोनों में सेम आ रहा है ना, तो आप इस पी एंड को एक दफ़ा लिख सकते हैं, अंदर क्या आ जाएगा, क्यू और आर, तो ये फिर इसके इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह से आप स्टेटमेंट्स जो इंग्लिश में दी है ना उनको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है तो आपने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंबॉलिक फॉर्म को सिंप्लीफाई किया। अब इसको दोबारा से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, कैसे करेंगे, इफ़ ये जो P है इसको हमने क्या कहा था, यू विल गेट एन ए इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, तो इस P की जगह हम लिख देंगे यू विल गेट एन ए इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, इसकी जगह हम लिख देंगे एंड, और ये जो ब्रैकेट में चीज़ है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, Q है द सन शाइन्स और इट रेन्स, ठीक है, द सन शाइन्स और इट रेन्स, यानी Q और R की भी हमने वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह हमने और लिख दिया। तो इस तरह से आपने उसको अगेन उसको कन्वर्ट कर दिया सेंटेंस की फॉर्म में। तो बेसिकली हमने इस सेंटेंस को सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइजेस आगे दिए हैं आपको उन्होंने, 4 एग्जांपल्स हैं, कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस यूज़ करनी है आपने और इनको सॉल्व करना है। इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ आप उसको इंग्लिश में सिंप्लीफाई कर लें, चाहें तो जैसे हमने इसमें सिंबॉलिक में कन्वर्ट करके किया और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट ट्रू,
इट इज़ नॉट ट्रू का मतलब है यहाँ पे नॉट अप्लाई होगा, नेगेशन अप्लाई होगा, दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट, यानी इसके ऊपर आपने नेगेशन अप्लाई करना है। तो नेगेशन में क्या होता है, फर्स्ट वाली के साथ भी नॉट अलग आ जाएगा, सेकंड वाली के साथ नॉट अलग आ जाएगा, और जो एंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमने आई एम नॉट टायर्ड एंड की जगह और कर दिया, और यू आर स्मार्ट की जगह यू आर नॉट स्मार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से वही से आपके पास सेम चीज़ आ गई, इट इज़ नॉट ट्रू, यानी यहाँ पे नेगेशन अप्लाई करना है आपने इन दोनों के ऊपर। तो यह आ जाएगा आई एम नॉट टायर्ड, और को आपने एंड में कन्वर्ट कर देना है, और यू आर नॉट स्मार्ट, ठीक है जी। आई फॉरगॉट माई पेन और माई बैग एंड आई फॉरगॉट माई पेन और माई ग्लासेस। तो अब देखें आई फॉरगॉट माई पेन, दोनों सेम चीज़ें आ रही हैं ना, जैसे यहाँ पे हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर। तो ये और आई फॉरगॉट माई पेन आप बाहर एक दफ़ा लिख लेंगे, अंदर ये जो और है वो भी एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि और भी दोनों के साथ सेम आ रहा है। तो आई फॉरगॉट माई पेन, और ये चीज़ सेम थी तो हमने एक दफ़ा लिख ली, अंदर रह गया हमारे पास माई बैग, ठीक है, एंड माई ग्लासेस। तो अब उसको आपने एक प्रॉपर सेंटेंस बना देना है, आई फॉरगॉट माई बैग एंड ग्लासेस, ठीक है, एंड उन दोनों के दरमियान लगा दिया। इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल देख लें, इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला, और इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला। इट इज़ रेनिंग एंड, इट इज़ रेनिंग एंड, ये चीज़ सेम आ रही है तो आप इसको लिख लेंगे एक दफ़ा, इट इज़ रेनिंग एंड, ठीक है। उसके बाद बाकी अंदर क्या रह गया, आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला और आई हैव फॉरगॉटन माई हैट। तो आप लिख लें आई हैव फॉरगॉटन माई अम्ब्रेला और माई हैट, ठीक है, और माई हैट लिख लें, और आई एम फॉरगॉटन माई हैट पूरा भी लिख सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बेसिक आपका जो है वो नेगेशन एंड और ये चीज़ें चेक होती हैं, ग्रामर इतना जो है वो मैथ का सब्जेक्ट है तो इसमें चेक नहीं होगी। अच्छा जी, कंडीशनल स्टेटमेंट अब आपके पास नई वो आ गई है, हमने पीछे 5 पढ़ी थी ना, नेगेशन पढ़ा था, और पढ़ा था, एंड पढ़ा था, और उसके बाद कंडीशनल पढ़ा था, फिर बाई कंडीशनल पढ़ा था। तो नेगेशन एंड और को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अब बारी आ जाती है किसकी, कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल के अंदर क्या होता है कि आप कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दिया है, इफ़ यू अर्न एन ए ग्रेड इन मैथ देन आई विल बाय अ कंप्यूटर फॉर यू, यानी जब आप ए ग्रेड हासिल करेंगे मैथ में तो आपको कंप्यूटर लेकर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन लगा दी ना, तो यानी 2 सिंपल स्टेटमेंट्स को कंडीशन के थ्रू ज्वाइन किया जाता है और फिर उसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। उन्होंने आगे मज़ीद उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप देखें, आपके पास एक स्टेटमेंट थी यू अर्न इन ए इन मैथ, और क्यू थी आई विल बाय यू अ कंप्यूटर, तो उनको हमने मिला दिया, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ते हैं, इफ़ पी इज़ ट्रू देन क्यू इज़ ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये ट्रू होगी, यानी ए ग्रेड आएगा तो कंप्यूटर लेकर दिया जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है ना, ए ग्रेड नहीं आता, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी, यानी आपको कंप्यूटर लेकर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे पढ़ते हैं, इफ़ पी देन क्यू, ये एमसीक्यू में आ सकता है। इसको पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ये अभी नीचे आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इफ़ पी देन क्यू आप इसको पढ़ सकते हो, पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ सकते हो, और इसको लिखते कैसे हैं, पी लिखते हैं, एरो लगाते हैं और फिर क्यू लिखते हैं, ठीक है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर इम्प्लीकेशंस, यानी ये जो हमने इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है इम्प्लाई करना, उसको हम पी इम्प्लाइज भी पढ़ रहे थे ना ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं कि जी अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास पी एंड क्यू, और उन पे आपको कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी उसको इफ़ पी देन क्यू पढ़ रहे हैं या पी इम्प्लाइज क्यू पढ़ रहे हैं या इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसकी मज़ीद आगे MCQs के लिए 3-4 लाइनें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। इट इज़ फॉल्स व्हेन P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, ठीक है। यानी इसका जब हम टेबल बनाएंगे ना, तो जैसे मैंने आपको पीछे सिंपल सा करके तीनों का बताया था ना, नेगेशन का, नॉट का और का, तो और का मैंने कहा था कि एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, एंड का मैंने बताया था कि दोनों ट्रू हों तो आंसर ट्रू होता है। तो कंडीशनल में क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होगा, ठीक है। इसका टेबल मैं आप लोगों को जल्दी से बना के दिखा देती हूँ। 2 स्टेटमेंट्स आप ले रहे हैं इसके अंदर फ़िलहाल, P और Q, तो उस पर आपने इम्प्लाइज यूँ लगाना है P और Q, ठीक है। अब P के लिए 2 ट्रू हम लेंगे, 2 फॉल्स लेंगे, एक ट्रू लेंगे, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। तो इम्प्लाइज के अंदर क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है। तो क्या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, हाँ जी, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा टेबल है जी कंडीशनल स्टेटमेंट का। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, आपको इस तरह से लिखी भी आ सकती हैं और आपने बताना है कि वो ट्रू हैं या
फॉल्स हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ 1 इज़ इक्वल टू 1 देन 3 इज़ इक्वल टू 3। तो देखें क्या पहली ट्रू है, हाँ जी ट्रू है, 1 1 के ही इक्वल होता है, दूसरी भी ट्रू है। तो अगर दोनों ट्रू हों तो फिर तो हमारा आंसर ट्रू ही रहता है ना, ठीक है। अगर हम ये देखें, बस आपने एक चीज़ याद रखनी है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आपका आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं, तो आपका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें पहली ट्रू है जबकि दूसरी ट्रू नहीं है, 2 और 3 दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते, तो पहली ट्रू दूसरी फॉल्स स्टेटमेंट हो तो हमारा आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। इसी तरह से पहली यहाँ पे फॉल्स हो गई तो दूसरी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी पहली फॉल्स हो गई तो इसको हम ट्रू कर देंगे। यहाँ पे पहली ट्रू है, देन आप देखें कि दूसरी जो है वो क्या है, फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है, यानी ये पूरी फॉल्स हो रही है। फॉल्स और फॉल्स का एंड लेंगे तो वो भी फॉल्स ही रहेगा ना, तो पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो तो वो भी क्या है, फॉल्स आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे पहली ही फॉल्स हो गई है तो इसको हमने ट्रू कर देना है। अच्छा जी, इसको किस किस तरीके से पढ़ते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। ये जो पी के साथ हम एरो लगा के क्यू लिखते हैं उसको हम इफ़ पी देन क्यू भी पढ़ते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू भी पढ़ती हैं, इफ़ पी क्यू भी पढ़ते हैं, पी ओनली इफ़ क्यू, पी सफिशेंट फॉर क्यू, नॉट पी अनलेस क्यू, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, क्यू इफ़ पी क्यू, व्हेनेवर पी क्यू इज़ नेसेसरी फॉर पी। ये बस आप लोगों ने नाम इसके याद रख लेने हैं कि इसको हम किन किन नामों से पढ़ते हैं, कैसे कैसे हम इसको पढ़ते हैं। एक्सरसाइज देखें अब आगे। पहली एग्जांपल है हमारे पास, योर गारंटी इज़ गुड ओनली इफ़ यू बॉट योर CD लेस देन 90 डेज़ अगो। अब इसमें आपने क्या करना है, इस पर हमने कंडीशनल अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखें तो आपको इफ़ देन नहीं दिया हुआ, ठीक है। पीछे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं पिछली एक्सरसाइज उसमें इफ़ देन दिया हुआ था तो हमने उसको ख़त्म किया था। यहाँ पे इफ़ देन नहीं दिया हुआ तो आपने उसको लगा देना है, ठीक है। इफ़ योर गारंटी इज़ गुड देन यू मस्ट हैव बॉट योर CD लेस देन 90 डेज अगो, ठीक है। इसी तरह से टू गेट टेन्योर एज अ प्रोफेसर इट इज़ सफिशिएंट टू बी वर्ल्ड फेमस, तो इसके साथ भी हमने इफ़ देन लगा देना है कि अगर आप वर्ल्ड फेमस होंगे तो आप एक अच्छे प्रोफेसर की रेपुटेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। इफ़ यू आर वर्ल्ड फेमस, यानी अगर आप वर्ल्ड फेमस हैं, देन यू विल गेट द टेन्योर एज अ प्रोफेसर, तो आप एक प्रोफेसर का टेन्योर गेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बाकी एग्जांपल्स भी आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस टू सिंबल्स। ये भी हम लोग पीछे कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोग इसको कर लेंगे। एक मैं करवा देती हूँ, बाकी इसकी 2 एग्जांपल्स आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। PQR आपको दिया हुआ है, ये देखें PQR आपको दिया हुआ है, यू गेट एन A ऑन द फाइनल एग्जाम, यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, यू गेट एन A इन दिस क्लास। यानी PQR 3 स्टेटमेंट्स उन्होंने डिफ़ाइन कर दी हैं। आपने क्या करना है, आपने ये बताना है टू गेट एन A इन दिस क्लास इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू गेट एन A ऑन द फाइनल, ठीक है। अब टू गेट एन A इन द क्लास ये होगी हमारी Q, हम ये नहीं कहेंगे P, क्योंकि P वो होता है जिसके साथ हम इफ़ लगा सकते हो, तो इफ़ तो हम इसके साथ लगाएंगे ना कि इफ़ यू गेट एन A ऑन द फाइनल देन यू विल गेट एन A इन द क्लास, ठीक है। यानी नेसेसरी क्या है, ये है, तो जो नेसेसरी होता है उसके साथ हम इफ़ लगाते हैं और वो P होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट P है, ठीक है, और ये वाली स्टेटमेंट क्या है, R है। तो आपने इसको पहले लिखना है P, फिर इम्प्लाइज, और ये वाली लिखनी है R, सॉरी ये R है, ये Q नहीं है, ठीक है। तो P इम्प्लाइज R आ जाएगा। इसी तरह से इसमें यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, ये क्या है, Q है, यू गेट एन A ऑन द फाइनल, ये हमारे पास P है, इम्प्लाइज यू गेट एन A इन द क्लास। अब इम्प्लाइज का मतलब है ये वाली चीज़ जो है ये एरो के बाद आएगी, तो इम्प्लाइज इन द ये A इन द क्लास R है ना, तो R को आपने एरो के बाद लिख देना है। अब एरो से पहले क्या आएगा, यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, यू गेट एन A ऑन द फाइनल। जब कॉमा लगा हुआ है कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे एंड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एंड के लिए हमने ये लगा दिया और P एंड Q हो गया। इसी तरह से आपने थर्ड वाली भी देख लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद देखें ट्रांसलेटिंग सिम्बॉलिक प्रोपोजिशंस टू इंग्लिश। अब ये इंग्लिश में दी थी, आपने इसको सिम्बल्स में कन्वर्ट किया। अब देखें तो हमें सिम्बल्स में दी हैं, आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो देखें P इम्प्लाइज Q है, और P क्या है हमारे पास, यू हैव द फ्लू, Q क्या है, यू मिस द फाइनल एग्जाम। तो इसको हम लिखेंगे इफ़ यू हैव फ्लू देन यू विल मिस द फाइनल एग्जाम, ठीक है। इसी तरह से ये आगे आप लोगों ने कर लेनी है। ये इंग्लिश वाली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा मसला कर भी रही हैं आपको तो कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। सेकंड में जैसे देखें तो नेगेशन Q इम्प्लाइज R, इसका बताना है ना आपने, तो Q वाली को उलट कर देना। नेगेशन का मतलब है यू मिस द फाइनल एग्जाम था, तो ये आ जाएगा इफ़ यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम
ठीक है। और आर क्या है हमारे पास, यू पास द कोर्स, यू विल पास द कोर्स। इस तरह से करके आपने कर लेना है जी। तो नेक्स्ट कुछ ट्रुथ टेबल्स आ गए हैं दोबारा से, आपको यहाँ पे तकरीबन 4 ट्रुथ टेबल्स दिए हैं। तो ये हमने सेकंड लेक्चर में सीख लिया है कि कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से एक मैं आप लोगों को बनवा देती हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। उसके बाद बाकी जो 3 हैं वो आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। एक हम बना लेते हैं। अच्छा जी, ये सबसे बड़ा वाला जो है ये बना लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट हमें दी है P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन P इम्प्लाइज R, ठीक है। अब देखें यहाँ पे P Q R 3 हमें नज़र आ रही हैं, तो हमने यहाँ पे पहले तो 3 कॉलम बना लेने हैं P Q R के लिए, जिनकी लेंथ क्या होगी या रोज़ कितनी हमने लेनी है, 8 लेनी है, ठीक है। फॉर्मूला याद है ना, 2 पावर n वाला, वो हमने यूज़ करना है। और हमने क्या करना था, P के लिए हमने 8 का हाफ़ करना था 4, तो 4 ट्रू और 4 फॉल्स वैल्यूज़ ले लेनी है। उसके बाद 4 का हाफ़ करना है, 2 आ जाएगा, तो 2 आपने ट्रू ले लेनी है, 2 फॉल्स ले लेनी है, फिर से 2 ट्रू 2 फॉल्स, एंड देन 2 का हाफ़ 1 होता है, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। इस तरह से आपने अपना टेबल कंप्लीट करना है। अब देखें हमें 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे चाहिए, दोनों में आप देख लें कि आपको नेगेशन किस किस का चाहिए। P Q R में से सिर्फ हमें P का नेगेशन चाहिए, तो हम एक नेगेशन P का भी कॉलम बना लेते हैं। और P की जो 4 वैल्यूज़ ट्रू थी वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो 4 फॉल्स वैल्यूज़ थी वो सारी ट्रू में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब और किसी का नेगेशन नहीं चाहिए, तो हम पहली ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q में ये P और Q वाला कॉलम यूज़ होगा, और आपने देखना है कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहाँ पे आ रहा है, इसमें भी नहीं है, ये आ रहा है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इसके सामने आपने फॉल्स लिख लेना है। ये भी पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, ये भी आपने फॉल्स लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद और कोई भी ऐसी आपका कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बन रहा जिसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू लगा देने आपने, ठीक हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है नेगेशन P इम्प्लाइज R की। अब नेगेशन P का ये कॉलम है, R का ये कॉलम है, इन दोनों को आपने देखना है, ठीक है। और यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, हमने नेगेशन P पहले लिखा हुआ है ना, तो इसमें हमने देखना है पहला ट्रू, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स लगा दें, नहीं, आपने नेगेशन P को पहले देखना है कि इसमें पहली वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो इसको पहले देखें, क्या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है, समझ आए ये पॉइंट, कि आपने नेगेशन P इम्प्लाइज से पहले दिया हुआ है, तो आपने नेगेशन P को पहले देखना है कि इसमें पहला ट्रू कहाँ पे है, ये पहला ट्रू है, तो क्या इसका दूसरा फॉल्स है, नहीं, क्या इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, हाँ जी, तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स आ जाएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, हाँ जी है, तो यहाँ पे आपने फॉल्स लगा देना है। बाकी कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उसमें सब की जगह आपने क्या लगा देना है, ट्रू लगा देना है, ठीक हो गया। अब इन दोनों का आपने क्या ले लेना है, एंड ले लेना है, तो ऊपर आपने वो हेडिंग दे लेनी है कि इन जो 2 ब्रैकेट्स का आंसर आया है इनका एंड ले लें। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, और यहाँ पे दोनों ट्रू आ रहे हैं, ये ट्रू होगा, और यहाँ पे दोनों ट्रू आ रहे हैं तो ये ट्रू होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल आप लोगों का रिवाइज हो गया। बाकी उम्मीद है कि जो टेबल्स दिए हुए हैं वो आप लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में देखें, इसको भी हमने वो लॉज ऑफ लॉजिक अप्लाई करके यूज़ करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट हमने कहा है P इम्प्लाइज Q, और ये इक्विवेलेंट होती है नेगेशन P और Q के, यानी इसका जो आंसर आता है ना वही इसका आंसर आता है नेगेशन P और Q का। तो आपने इसका क्या लेना है, नेगेशन लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो नेगेशन P और Q है इसका क्या ले लें, नेगेशन ले लें। जब हम इसका नेगेशन लेंगे और इनका अलग अलग करेंगे, यानी नेगेशन P के साथ अलग कर लें और Q के साथ अलग कर लें, तो ये और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया। अब डबल नेगेशन जब आता है तो ये सिर्फ P रह जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएंगे P एंड Q, तो P एंड नेगेशन Q, सॉरी। तो ये हमारे पास आ गया, डबल नेगेशन लॉ हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो नेगेशन है कंडीशनल स्टेटमेंट का वो क्या आ जाएगा, P एंड नेगेशन Q, ठीक है। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इफ़ P देन Q, हम इसको पढ़ते हैं ना पहले, तो नेगेशन लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम पढ़ते हैं P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। कहते हैं इफ़ अली लिव्स इन पाकिस्तान देन ही लिव्स इन लाहौर, इफ़
एल्स इफ़ और देन हटा देना है आपने। यही करते हैं ना हम कि ये जो इफ़ और देन था यहाँ पे, ये जो इम्प्लाइज एरो का मतलब है इफ़ देन होता है ना, तो वो आपने हटा देना है। इफ़ हटा देंगे, अली लिव्स इन पाकिस्तान एंड ही डज़ नॉट लिव इन लाहौर, क्योंकि पी एंड नॉट क्यू है ना, तो ये पी है आपके पास, अली लिव्स इन पाकिस्तान, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने लगाना है एंड, तो वो हमने एंड लगा दिया, और नॉट क्यू, क्यू का नॉट ले लेना है। क्यू है कि ही लिव्स इन लाहौर, उसका नॉट ले लेना है, ही डज़ नॉट लिव इन लाहौर। ठीक हो गया। अब दूसरा है इफ़ माई कार इज़ इन द रिपेयर शॉप देन आई कैन नॉट गो गेट टू क्लास। अब इफ़ आपने हटा देना है, और पहली स्टेटमेंट जो है ना पी, माई कार इज़ इन द रिपेयर शॉप, वो आप एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, फिर आपने एंड लगाना है और फिर नॉट क्यू लेना है। एंड इस देन की जगह आप एंड लगा देंगे और इसका नॉट ले लेना है। कैन नॉट है तो वो कैन में हो जाएगा ना, आई कैन गेट टू द क्लास। ठीक है, इसी तरह से इफ़ एक्स इज़ प्राइम देन एक्स इज़ ऑड और एक्स इज़ 2। तो अब ये जो पहली स्टेटमेंट है एक्स इज़ प्राइम, ये तो एज इट इज़ आ जाएगी, इफ़ हटा देना है आपने। ठीक है, देन अब वैसे देन की जगह हम एंड लगाते हैं, लेकिन जब आगे दो स्टेटमेंट आ रही हैं ना, देखें दो का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना जिसको उन्होंने और से किया हुआ है, तो इसका नॉट लेना है आपने। ये क्यू ये पूरी बन रही है, इसका आपने क्या लेना है, नॉट। तो जब वो दो स्टेटमेंट्स के साथ नॉट आएगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, बट लगाएंगे, और अंदर दोनों का नेगेशन अलग अलग हो जाएगा। देखें इसको मैं यूँ लिखती हूँ, एक्स इज प्राइम पी है, इसकी जगह हम एंड लगा देते हैं, देन की जगह फॉर एग्जांपल एक्स इज़ ऑड और एक्स इज़ 2। आपने क्या करना है, नेगेशन लेना है किसका, ये इम्प्लाइज है, सॉरी एंड मैंने लगा दिया, देन का मतलब है इम्प्लाइज। एक्स इज़ ऑड, इसको हम क्यू कह देते हैं, और एक्स इज़ 2, और एक्स इज़ 2 को हम आर कह देते हैं। जब हम नेगेशन ओपन करेंगे, क्यू का अलग करेंगे, आर का अलग करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। ठीक है, तो हम कहेंगे एक्स इज़ नॉट ऑड एंड एक्स इज़ नॉट 2। ये आपके पास इसकी सेंटेंस में फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। लास्ट हमारे पास आ गया, इफ n इज़ डिविजिबल बाय 6 देन n इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड n इज़ डिविजिबल बाय 3। अब ये जो p है n इज़ डिविजिबल बाय 6, ये तो एज इट इज़, बट क्योंकि आगे दो आ रही है ना, तो अब एंड नहीं लगाएंगे, बट लगाएंगे। और n इज़ डिविजिबल बाय 2, इसका नेगेशन लेना है आपने इस पूरे का, तो एंड तो पहले कन्वर्ट हो जाएगा और के अंदर, और n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो वो आप जो है इसको इकट्ठा यूँ भी लिख सकते हो, n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 और बाय 3, या पूरा लिख लें n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 तो भी ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इन्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल वे में समझाती हूँ। हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, और आपने ना तीन चीज़ें फाइंड करनी है, इसका कन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अच्छा जी, जब आप इसका कन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपने इनकी पोजीशंस चेंज कर देनी है। Q पहले आ जाएगा और P जो है वो एरो के बाद चला जाएगा। कन्वर्स का ये मतलब होता है आगे पीछे कर दें, उसकी पोजीशन एक्सचेंज कर दें। इन्वर्स में क्या होता है, नेगेशन चेंज कर देना, यानी साइन चेंज हो जाता है, एक तरह से नेगेशन लगा देना है। P और Q रहेंगे उसी पोजीशन पे, सिर्फ क्या होगा, दोनों के साथ नेगेशन आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, जगह भी चेंज होगी और नेगेशन भी आपने लगा देना है, यानी जगह भी चेंज होगी, साइन भी चेंज होगा। Q बाद में था ना, तो उसको आपने पहले ले आना है, P पहले है, उसको आपने बाद में ले जाना है, और नेगेशन नहीं है दोनों के साथ, तो आपने लगा देना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड इन तीनों टॉपिक्स का ये 3 लाइनें आप बस याद कर लें। कन्वर्स में पोजीशन चेंज होती है, इन्वर्स में साइन चेंज होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में पोजीशन और साइन दोनों चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल करवा देती हूँ, P इम्प्लाइज नेगेशन Q। इसके लिए आपने कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है। कन्वर्स में हमने क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है, एरो से बाद में जो नेगेशन Q आ रहा था वो पहले आ जाएगा, और P जो पहले आ रहा था वो बाद में आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास कन्वर्स। ये ख्याल रखना है, नेगेशन उधर ही नहीं छोड़ देना P के साथ, नेगेशन Q पूरा उठा के आप शुरू में ले आएंगे और ये वाला नंबर बाद में चला जाएगा। इन्वर्स में क्या होगा कि P पहले है तो वो पहले ही रहेगा, Q बाद में है तो वो बाद में ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएंगे। इसके साथ नेगेशन नहीं है तो लगा देना है, इसके साथ है तो हटा देना है। इन्वर्स में साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेशन नहीं है तो लगा दें, अगर पहले से है तो वो हटा दें। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपने नेगेशन और वो जो पोजीशन है दोनों चीज़ें चेंज करनी है। अब देखिए P पहले था और Q बाद में था, तो आप Q को पहले कर दें,
और P को बाद में कर दें। अब देखें Q के साथ नेगेशन था तो वो हटा दें, इसके साथ नहीं था तो वो लगा दें। ठीक है, पहले पोजीशंस वगैरह सेट करके उसके बाद नेगेशन आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ आ गई होगी, बड़ा आसान सा था। अब इसको हम वो भी कर लेते हैं कि सेंटेंस की फॉर्म में अगर आपके पास ये आती हैं ना चीज़ें, तो फिर आपने इनको कैसे सॉल्व करना है। देखें इन्वर्स कैसे लिखना है। इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। इन्वर्स में मैंने आपको क्या कहा था, दोनों के साथ नेगेशन आपने मतलब अप्लाई कर देना होता है। इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे है तो टुडे इज़ नॉट फ्राइडे हो जाएगा, और 2 + 3 = 5 है तो वो नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ इट स्नोज टुडे आई विल स्काई टुमारो, तो दोनों के साथ आपने नॉट लगा देना है। इफ़ P स्क्वायर देन P इज़ अ रेक्टेंगल, इन दोनों के साथ भी आपने नॉट लगा देना है। इफ़ माई कार इज़ इन द रिपेयर शॉप देन आई कैन नॉट गेट टू क्लास, इसके साथ नॉट नहीं है तो लगा देना है। इफ़ माई कार इज़ नॉट इन द रिपेयर शॉप, इसके साथ नॉट है आई कैन नॉट, तो उसको आपने नॉट हटा देना है। आई कैन गेट टू द क्लास या आई शैल गेट टू द क्लास, ये आप कैन भी लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, इतने वो ग्रामर में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कन्वर्स आ गया। कन्वर्स मैंने आपको बताया है क्या करता है, पोजीशंस को चेंज कर देता है। ठीक है, कि अगर आपके पास वो P इम्प्लाइज Q थी स्टेटमेंट, तो वो उसको Q इम्प्लाइज P कर देगा। और इसकी भी एग्जांपल्स कर लें। इफ़ इट इज़ फ्राइडे टुडे और देन 2 + 3 = 5, तो आपने जगह चेंज कर देनी है। इसके साथ 2 + 3 = 5 पहले आ जाएगा, टुडे इज़ फ्राइडे बाद में आ जाएगा। यहाँ पे आई विल स्काई टुमारो पहले आ जाएगा, इफ़ इट स्नोज टुडे बाद में आ जाएगा। P इज़ अ रेक्टेंगल पहले आ जाएगा, स्क्वायर वाली टर्म बाद में आ जाएगी। ठीक है, कैन नॉट गो टू क्लास पहले आ जाएगा, और जो कार वाला है वो बाद में चला जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होगा, पोजीशन और साइन दोनों चीज़ें चेंज होनी है। तो इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5 पहले ले आएँ, टुडे इज़ फ्राइडे बाद में ले जाएँ, और दोनों के साथ नॉट लगा दें क्योंकि पहले नहीं है। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाली देख लें। इफ़ माई कार इज़ इन द रिपेयर शॉप देन आई कैन नॉट गो टू स्कूल गेट टू क्लास, सॉरी, तो आई कैन नॉट गेट टू क्लास शुरू में आ जाएगा, और माई कार इज़ इन द रिपेयर शॉप बाद में चला जाएगा। पोजीशन चेंज हो गई। अब आपने दोनों के नॉट भी चेंज कर देना है। इसके साथ नॉट नहीं था कार वाले के साथ तो लगा देना है, इसके साथ था तो वो आपने हटा देना है। आई कैन गेट टू द क्लास भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। और एंड पे सॉरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई थी, मुझे लग रहा था काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन क्या करें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों पे भी छोड़ी हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स करवा दूँ, क्योंकि जितना भी शॉर्ट कर लें ना तो फिर चीज़ें रह जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट करेंगे। तो अभी भी मैंने आप लोगों को कुछ टेबल्स दे दिए हैं कि आप लोग ये खुद करें, क्योंकि अगर मैं खुद करने बैठती तो ये तो उनसे भी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती जो हमारे LMS पे होती है, तो फिर आप लोगों ने सुननी भी नहीं थी और फिर फ़ायदा भी नहीं होना था मेरे बनाने का। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं छोड़ी, और जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब इसको आप लोगों ने देख लेना है, और अगर ज़्यादा तेज़ लग रही हो एंड पे मेरी आपको स्पीड, तो थोड़ा सा उसको स्लो करके आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।